Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is Hardy-Weinberg principle. This is very फजूल प्रिंसिपल जिसका एग्जाम में कोई काम नहीं है. क्यों पढ़ रही है? बिकॉज किताब में लिखा हुआ है. तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये बताता है कि जो अलील्स होते हैं और अलील्स के मिलने से जीनोटाइप बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है जब तक कोई नेचुरल सिलेक्शन या एंटीजेनिक या जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो. अभी ये नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो वो ये बताता है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कि जो अलील्स होते हैं और अलील्स के मिलने से जीनोटाइप बनता है इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है अनलेस एंड अनटिल कोई खून खराबा ना हो जाए. मतलब नेचुरल सिलेक्शन, बोटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट ये ना हो जाए. अब ये क्या होते हैं प्रीवियस वीडियो देख लेना. सही हो गया. अब इसको समझने के लिए हार्डी-वीनबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी. उस इक्वेशन में उसने दो अलील्स बताए थे, एक कैपिटल ए और एक छोटा ए. कैपिटल ए को आप डोमिनेंट समझ सकते हैं, कैपिटल छोटा वाला ए है, स्मॉल वाला उसको आप रिसेसिव अलील समझ सकते हैं. यानी जो कैपिटल ए है अलील है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसने बताया पी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है. तो जो ए है ये डोमिनेंट अलील है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये पी है. जो रिसेसिव अलील है वो छोटा वाला ए है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यू है. चूंकि दो ही अलील है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी को मिलाया जाए मतलब P प्लस क्यू, क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ दो ही अलील है तो दोनों को मिलाने से कांस्टेंट चीज़ बनेगी विच इज़ 1. क्लियर? ठीक हो गया. विच इज़ 1. क्लियर? इसके बाद अगर मैं अलील ए जो डोमिनेंट अलील है उसको मैं डबल कर दूं तो ये होमोजाइगस बन जाएगा पी स्क्वायर. अगर मैं जो छोटा अलील है उसको डबल कर दूं या स्क्वायर दे दूं तो वो बन जाएगा होमोजाइगस फॉर रिसेसिव. और अगर मैं हीट्रोजाइगस बताना होगा तो हीट्रोजाइगस में क्या होगा, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील ये मुझे बनाना पड़ेगा. ठीक हो गया. क्लियर? तो आपसे सवाल पूछे होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा है तो आंसर इज पी स्क्वायर. हीट्रोजाइगस कौन सा है 2pq और होमोजाइगस रिसेसिव कौन सा है क्यू स्क्वायर. और अगर इन सबको प्लस करें तो एक फार्मूला सुनते थे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये तकरीबन 1 के बराबर है. 1 क्या है? एक कांस्टेंट है. ठीक हो गया. अब हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए. नंबर 1 कि कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब है कि कोई न्यू अलील ना बन जाए. नंबर 2 रैंडम मेटिंग होनी चाहिए. अब मेटिंग क्या होती है आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, समझ जाओ क्या होती है. रैंडम मेटिंग होनी चाहिए मतलब है कि प्रेफरेंसेस नहीं कि मैंने सिर्फ उसी के साथ ही मेट करना है, इसके साथ मेट नहीं करना. मतलब रैंडम मेटिंग होनी चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर सिलेक्ट करती है कि कौन सा बेस्ट है इन्वायरमेंट के लिए. इसके अलावा साइज लार्ज होना चाहिए पॉपुलेशन का और जीन फ्लो नहीं होना चाहिए. जीन फ्लो का मतलब है कि कोई पॉपुलेशन से जा नहीं रहा या कोई आ नहीं रहा पॉपुलेशन के अंदर. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की. अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है कि अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी दी जाए तो आप इससे दूसरों की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. सही हो गया. फॉर एग्जांपल अगर वो कहे कि एक डिजीज़ है जो कि 1% है पॉपुलेशन में और वो ऑटोसोमल रिसेसिव है. अब ऑटोसोमल रिसेसिव कब एक्सप्रेस करते हैं जब क्यू स्क्वायर आता है. अगर आपको क्यू स्क्वायर दिया जाए तो आप इससे पी निकाल सकते हैं. सही हो गया. क्लियर? और हीट्रोजाइगस में निकाल सकते हैं. क्लियर? मतलब अगर आपको कोई एक अलील दिया जाए तो आप इससे दूसरा निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन वगैरह कर सकते होते हैं. तो ये इसका मेन ये आता है. तो बस यही है कि जो वैल्यू ऑफ पी और क्यू अलील्स होते हैं ये कांस्टेंट रहे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इन रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज पी इज इक्वल टू 1. मतलब जो P है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ऑफ डोमिनेंट अलील वो 1 रहती है. बट इन केस ऑफ रेयर डिजीज फॉर एग्जांपल जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो इतना ज़्यादा रेयर है कि हम उसको 1% के अंदर ही कंसीडर कर देते होते हैं और फिर हम Q निकाल देते होते हैं फ्रॉम रेसिप्रोकल. अब ये मैंने क्या बात की है, यू कैन इग्नोर माई पॉइंट. बस ये बात याद रखना कि कोई अगर डिजीज़ रेयर है और ऑटोसोमल रिसेसिव है. ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि ये डिजीज़ कब एक्सप्रेस करेगा जब क्यू स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा. तो रेयर डिजीज़ के अंदर पी को 1 के बराबर कह देना है और जो क्यू स्क्वायर है वो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम 2pq.
तो ये आंसर आ जाएगा। बस इतना समझ लेना। इसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग को बोलते हैं हम जीन साइलेंसिंग। हमने ये पढ़ा था कि अगर डीएनए की मिथाइलेशन कर दे या हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन कर दे तो डीएनए की एक्सप्रेशन कम हो जाती है। तो डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग में ये होता है कि एक जीन कॉपी साइलेंस हो जाती है या इम्प्रिंट हो जाती है और दूसरी कॉपी एक्सप्रेस करती है। पैटर्नल ऑफ ऑरिजिन इफेक्ट, पेरेंट ऑफ ऑरिजिन इफेक्ट। इसको ऐसे समझना है कि हम 23rd क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम एक पेरेंट से लेते हैं, पैटर्नल होते हैं, दूसरे मैटरनल होते हैं। अगर कोई एक जीन कॉपी साइलेंस हो गई है, मतलब पैटर्नल वाली बाप से आने वाली साइलेंस हो गई है या इम्प्रिंट हो गई है बाय मिथाइलेशन, तो जो माँ वाली कॉपी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अगर एक कॉपी साइलेंस हो चुकी है और दूसरी कॉपी जिसने एक्सप्रेस होना था वो भी डिलीट हो गई है तो डिजीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेटर-विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम दोनों क्रोमोसोम नंबर 15 के डिजीजेज होते हैं। बस एक बात रट्टा मारना कि प्रेटर-विली में जो माँ से आने वाले जीन है वो साइलेंस या इम्प्रिंट हो जाते हैं बाय मिथाइलेशन, और जो बाप से आने वाले जीन है वो डिलीट या म्यूटेटेड हो जाते हैं। तो प्रेटर-विली में जो पैटर्नल अलील्स है अगर वो एक्सप्रेस कर रहे थे तो डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर पैटर्नल अलील में मसला आ गया तो इसमें डिजीज़ हो जाएगा। एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, बाप से आने वाले अलील्स या जीन साइलेंस या इम्प्रिंट हो जाते हैं, माँ से आने वाले अलील्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर उसमें मसला आ जाए तो डिजीज़ हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो पी से प्रेटर-विली और पी से पैटर्नल। और इसमें साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रेटर-विली में खा खा के मोटा या मोटी हो जाएगी, जिसमें हाइपरफेजिया, हाइपर ओरैलिटी, ओबेसिटी और खा खा के मोटा हो गया लेकिन बाकी सब चीज़ें कम है। आईक्यू कम है, गुनेडिज्म है, हाइपोगुनेडिज्म, हाइपोटोनिया है। और इन दोनों का ओरिजिन क्या, क्रोमोसोम नंबर 15। लेकिन ये पैटर्नल ओरिजिन है क्योंकि इसके पैटर्नल एलील्स म्यूटेटेड है। और एंजलमैन इज मैटरनली डिराइव्ड, इसमें UB3A एलील की म्यूटेशन होती है। अब एंजलमैन सिंड्रोम का निमोनिक है हेल्स, H से हैंड फ्लैपिंग, बस इसका रट्टा मारना, दीज आर हैप्पी पपिट्स, हंसती रहती है, यानी इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर है। H से हैंड फ्लैपिंग, A से एटेक्सिया, I से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, L से लाफ्टर, S से सीजर्स देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस में प्रेटर-विली और एंजलमैन सिंड्रोम का मैकेनिज्म ही डिफरेंट होता है। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं प्रेटर-विली मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी की वजह से होती है, मतलब माँ से ही सारे के सारे कॉपीज आ गई है, बाप से कुछ भी नहीं आया। और कुछ केस में एंजलमैन सिंड्रोम पैटर्नल डाइसोमी होती है, माँ से कुछ नहीं आया, बाप वाली साइड से सब कुछ आ गया। तो उसका निमोनिक दिया हुआ है पोप। प्रेटर-विली सिंड्रोम ओबेसिटी, ओवर ईटिंग और पी से पैटर्नल एलील्स डिलीटेड होते हैं और मैटरनल डाइसोमी है, क्योंकि यहाँ से MCQ आते हैं और भूल जाते हैं लोग। एंजलमैन का निमोनिक है मामा, मैटरनल एलील डिलीटेड है, एंजलमैन सिंड्रोम है, मूड खराब, एटेक्सिया, सीजर्स, मूड में लाफ्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर ये डायग्राम बताई हुई है, इस डायग्राम में देखो अगर पैटर्नल वाला डिलीट है तो प्रेटर-विली, माँ से आने वाला है वो एंजलमैन, लेकिन जो इम्प्रिंट होगा वो ऑपोजिट है। प्रेटर-विली में माँ से आने वाले जीन्स साइलेंस या इम्प्रिंट हो गया है बाय हाइपर मिथाइलेशन, और एंजलमैन सिंड्रोम के अंदर पैटर्नल जीन UB3A ये साइलेंस हो चुका है, इम्प्रिंट हो चुका है, सही हो गया, या फिर पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे के सारे मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।